बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मालूम होता है कि शिवाज रीगल की बोतल की तरह तुम्हारे कपड़े भी पूरे असरार तौर पर किचन में पहुंच गए थे। जहांगीर इस पर फबती कसे बगैर न रह सका। गजाला के कपड़े आरामदेह जरूर हैं, मगर इनमें मैं खुद को सुस्त और ढीला महसूस कर रही थी। वीरा ने वजाहत पेश कर डाली। इन कपड़ों में औरत कुछ ज्यादा ही औरत होकर रह जाती है। मर्दमार औरतों के लिए मुख्तसर लिबास ही बेहतर रहता है। सुल्तान शाह ने टुकड़ा लगाया। हाथापाई की नौबत आने से पहले ही हरीफ मर्द नीम मुर्दा हो चुके होते हैं। यूरोप में शायद इसीलिए औरतों का लिबास बारीक और मुख्तसर करने पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये लिबास किसी भी तरह मुख्तसर नहीं है। वो चाय की प्यालियां सब के सामने रखते हुए बोली, मुख्तसर होता तो इस वक्त जगह जगह से मेरी जिल्द की असल रंगत झलक रही होती। मालूम होता है कि तुमने लिबास तब्दील करते हुए इस बात का खास ध्यान रखा है। अव्वल खान ने गौर से इसका जायजा लेते हुए कहा, तुम्हारा ये मगरबी लिबास गजाला के मशरकी लिबास से कुछ ज्यादा ही सतरपोश है। कहीं भी तुम्हारी जिल्द की सफेदी नहीं झलक रही। ध्यान रखना। वीरा अपने सर को कदरे खाम देकर बोली, क्या पता कि किस वक्त मोतीलाल से सामना हो जाए। राजर के हवाले पर इसे जो वहम हुआ था, मैं इसे यकीन में नहीं बदलना चाहती। वो मेरे बारे में आखिर तक तज़ब्ज़ब में मुब्तला रहे तो बेहतर है। लेकिन तुम्हारी आंखें तो अपने असल रंग में आ चुकी हैं। मैंने चौंक कर कहा, क्या तुमने काले कॉन्टैक्ट लेंस निकाल दिए हैं? हाँ, अगर इसे मेरी आंखों पर गौर करने की मोहलत मिल सकी तो वो मजीद हैरान होगा, और मैं इसे बताऊंगी कि मेरी आंखें गिरगिट की तरह खुद ब खुद रंग बदलती रहती हैं। आंखों ही की क्या बात है, तुम खुद भी पल भर में रंग बदलने पे माहिर हो। सुल्तान शाह बुड़बुड़ाया। चाय पीकर तुम जाओ। अव्वल खान ने ऊंची आवाज में वीरा को मुखातिब करके सबको खामोश कर दिया। इस वक्त वो दोनों बेदस्तो पा हैं। इन्हें ठोकरों से उधेड़ कर होश में लाओ और कोई पूछगिछ किए बगैर इनकी मरम्मत करती रहो। बस इतनी एहतियात रखना कि प्रताप की आंखों पर से पट्टी न हटने पाए। अब की सवालिया नजरें अव्वल खान के चेहरे पर मरकूज हो गईं। क्या ये जरूरी है? जहांगीर ने रसानियत से पूछा। इनकी कुव्वत इरादी को तबाह करने के लिए तशद्दुद नागजीर है, अव्वल खान बोला। मगर मैं ही क्यों? ये काम तो हम में से कोई भी कर सकता है, वीरा ने कहा। इसलिए कि अब तुम शलवार कमीज की बजाय पतलून और जैकेट पहन चुकी हो। वो दोनों खासी बारीकी से तुम्हारी नजाकतों का जायजा ले चुके हैं, और फिर तुम्हें इन दोनों खास तौर पर मोतीलाल से अपनी पिटाई का बदला लेने का मौका मिल रहा है। तुम्हारे दिल की भड़ास निकलनी जरूरी है, अव्वल खान के बजाय मैंने जवाब दिया। प्रताप ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, वीरा ने एहतिजाज किया। मोतीलाल ने एक मर्तबा उछाल कर फेंका था, मगर लड़ाई में ऐसी ऊंच नीच होती है। आखिरकार मैंने ही इसे जेर किया था। मेरे दिल में कोई भड़ास नहीं है। ये और भी अच्छी बात है, किसी एक के खिलाफ तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ और अनाद होता तो तुम दोनों के साथ मुसावियाना सलूक नहीं कर सकती थी। अगर तुम अपनी सही दिली कैफियत जाहिर कर रही हो तो इनमें से किसी को शिकायत नहीं होगी कि इसे कम जूते पड़े हैं, मैंने कहा। तुम्हारे क्याम के दौरान में पहली बार इंटरकॉम की घंटी बजी और जहांगीर ने बढ़ के रिसीवर उठा लिया। तुम ये काम न करना चाहो तो कोई भी जा सकता है, अव्वल खान ने वीरा की आंखों में दबा दबा सा एहतजाज मौजन देख के कहा। मैं तुम्हें एक रियायत दे रहा था। जहांगीर ने इंटरकॉम बंद करके सबको आगाह किया कि दो में से एक कैदी होश में आ चुका था। स्पेशल टास्क फोर्स के निगहबान ने इंटरकॉम पर वही इतला दी थी। बेमकसद मारपीट मेरी समझ से बालातर है। आखिर वीरा खुल ही गई। तुम जिन खतूत पर बाजपुरस करनी चाहते हो वो मुझे समझा दो। मकसद सामने रखकर मैं इन्हें खून में नहला सकती हूँ। बिला वजह इन्हें मारते हुए मैं खुद को बिल्कुल अहमक महसूस करती रहूंगी। प्रताप अधिकारी की मौजूदगी में जो बात होगी इसमें ये तासर दिया जाएगा कि हम जुराइम पेशा अफराद हैं और भारी तावान वसूल करने के लिए इन दोनों को अगवा कर लाए हैं। मोतीलाल से असल पूछगिछ प्रताप को रिहा करने के बाद होगी। जो कुछ होगा सब के सामने डंके की चोट पर होगा। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम लोग तुम्हारे पूरे प्लान से आगाह हो सके? गजाला ने पूछा। मेरे जहन में अभी सिर्फ मुंतशिर कड़ियों का खाका है। जब कोई वाज़ेह शक्ल बन जाएगी तो मैं इसे सामने रख दूंगा। फिलहाल वही होना है जो मैं कह चुका हूँ। अव्वल खान ने अपना दो टोक फैसला सुना दिया। वीरा ने खामोशी से अपनी प्याली खाली की और कमरे से बाहर निकलती चली गई। ये गुस्से में
गई है, मार मार कर इनका बुर्दा बना देगी। जहांगीर की आवाज पुरतशवीश थी। अच्छा है। अव्वल खान के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी यही चाहता हूँ। अचानक ही कहीं करीब से फजा में किसी राइफल के फायर की आवाज गूंजी और लम्हा भर के लिए हम सब सन्नाटे में आ गए, मगर अव्वल खान ने जगह छोड़कर जीनों की तरफ खुलने वाले दरवाजे की सिमत में छलांग लगा दी। इसको हरकत में आता देखकर हम भी चौंके और फिर इसी के पीछे हो लिए। राइफल के फायर की आवाज पर अव्वल खान समेत हम सब का रद्द-ए-अमल इज़्तिरारी था। वो लोग बुखलाए हुए अंदाज में जीने उतरते चले गए, मगर मैं इन सब से आखिर में था। मैं नीचे उतरने के बजाय ऊपरी मंजिल की तरफ चल दिया, जहां अव्वल खान के दो आदमी दूरबीन और राइफलों से लैस होकर फैक्ट्री की हिफाजत कर रहे थे। यूं तो जहांगीर के चौकीदार रेशम खान के पास भी राइफल मौजूद थी, मगर मेरा ख्याल था कि फाटक के अंदर रहकर पहरेदारी करने की वजह से वो इस पोजीशन में नहीं था कि फैक्ट्री के कुर्बो जवार में सर उठाने वाले किसी बैरूनी खतरे से बर वक्त आगाह हो सके। इसे गड़बड़ का इल्म इसी वक्त हो सकता था जब कुछ बिन बुलाए मेहमान फाटक पर मौजूद होते। ऊपर वालों की बात मुख्तलिफ थी। बुलंदी पर मोर्चा बंद होने की वजह से वो फैक्ट्री के अंदर और बाहर दूर तक देख सकते थे। सीढ़ियां तय करके ऊपर पहुंचते ही मुझे अपने अंदाजे की दुरुस्तगी का यकीन हो गया। वो खुली हुई छत के गिर्द बनी हुई 3 फुट ऊंची दीवार के पीछे चौको चौबंद बैठे हुए थे। एक की आंखों से दूरबीन लगी हुई थी और दूसरा अपनी टेलीस्कोपिक राइफल के अदसे से शायद वही मंजर देख रहा था। इस वक्त इन दोनों की पुश्त मेरी जानिब थी, इसलिए मेरी आमद से बाखबर नहीं हो सके। लेकिन जब मैंने इन्हें पुकारा तो वो दोनों ही बुरी तरह भड़क कर मेरी तरफ पलटे थे। राइफल की नाल नीचे करो, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, मैंने बुखलाकर कहा। लेकिन वो दोनों मेरी हदायत से पहले ही मुझे पहचान कर नॉर्मल हो चुके थे। काफी दूर एक मुश्तबा गाड़ी खड़ी हुई है। इनमें से एक मुहाफिज पुरजोश लहजे में मुझे बताने लगा, वो गाड़ी हमारी दूरबीन की रेंज से बाहर है, लेकिन वहाँ 2 धुंधले हेवले से मुतहरक नजर आ रहे हैं। तो क्या तुमने इन पर फायर किया था? मैंने इसकी बात काट कर सवाल किया। वो इतनी दूर हैं कि फायर इन तक नहीं पहुंच सकेगा। हमने कुत्ते को मारा है, इसने कहा। कुत्ते को मारा है? इसके जवाब पर मैं हैरान रह गया। इन एतराफ में सैकड़ों आवारा कुत्ते फिरते रहते हैं, तुम किस किस को मारोगे? इसमें क्या खास बात थी जो तुमने इसे मार डाला? सर, वो आवारा कुत्ता नहीं, काले रंग का ऊंचा और बहुत सेहतमंद कुत्ता था। वो रुक रुक कर जमीन और हवा को सूंघता हुआ फैक्ट्री की तरफ आ रहा था। इसकी हरकतें देखते हुए हमने इस पर फायर कर दिया। मगर क्यों? हो सकता है कि वो कोई भटका हुआ पालतू कुत्ता हो। तुमको इससे क्या खौफ था? सर, वो इसी तरफ से आया था जिधर मुश्तबा गाड़ी खड़ी हुई है। अपनी हरकतों से वो कोई खोजी कुत्ता मालूम हो रहा था। हमें शुबा हुआ कि कहीं इसे तुम लोगों में से किसी की बू पर न लगाया गया हो। वो फैक्ट्री के फाटक तक पहुंच जाता तो दुश्वारियां खड़ी हो सकती थी। मैंने दूसरे के हाथ से दूरबीन लेकर अपनी आंखों से लगा ली और इसी की बताई हुई सिमत में फोकस कर दुरुस्त करने लगा। चंद सानियों में मुझे भी वो गाड़ी नजर आ गई। वो धुंधलाई हुई गाड़ी सड़क से नीचे खड़ी हुई थी। इसके बोनट पर 2 नकाबले शनाख्त हेवले टिके हुए थे। अगर कुत्ते को इन ही दोनों ने भेजा था तो ये अब वहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने दूरबीन को अपनी आंखों से हटाए बगैर कहा, इन्हें तो फायर का धमाका सुनते ही फरार हो जाना चाहिए था। इन्होंने फायर की आवाज जरूर सुनी होगी, मगर इन्हें ये मालूम नहीं हो सका कि इस फायर से इनका खोजी कुत्ता मारा जा चुका है। बशीर के फायर ने शायद कुत्ते की खोपड़ी उड़ा दी थी और वो आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। जब तक वो कुत्ते की वापसी की तरफ से ना उम्मीद नहीं हो जाते वहीं खड़े रहेंगे। इसकी बात में वजन था। इस मुश्तबा कार के सवारों के बारे में मेरे जहन में तजस्सुस पैदा हो गया। अगर एहतियात और महारत से काम लेकर हम लोग अकब से इनके सर पर पहुंचने में कामयाब हो जाते तो आसानी से इन्हें जेर करके अपना कैदी बना सकते थे। मगर बात आगे बढ़ने से कबल ही अव्वल खान की रहनुमाई में पूरा जुलूस छत पर आ पहुंचा। अव्वल खान खुली फजा में चंद गहरे गहरे सांस लेके गुर्राया। तो फायर यहाँ से हुआ था? यस सर, बशीर ने अपने पंजों के बाल कदरे उचक कर कहा। एक मुश्तबा कुत्ता हमारी कमीगाह की तरफ आ रहा था। अब वो मर चुका है। इसके मालकान इसकी वापसी के इंतजार में दूर खड़े हैं। इससे पहले कि अव्वल खान इस बारे में किसी बाज पुरस की इब्तिदा करता, मैंने चंद फिक्रों में इसे पूरी सिचुएशन से आगाह कर दिया और दूरबीन मेरे हाथों से इसकी आंखों पर मुंतकिल हो गई। ये मोतीलाल और प्रताप अधिकारी के हमदर्द भी हो सकते हैं जो शहर भर में इन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। अव्वल खान आंखों से दूरबीन हटाए बगैर बुड़बुड़ाया, वो किसी भी हालत में 5-10 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं ठहरेंगे। इनके इधर आने का मतलब है कि हमसे कहीं लग्जश हुई है और इन्हें जहांगीर की फैक्ट्री के बारे में कोई सुराग मिल गया है। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। फैक्ट्री की हदूद में हम
कुल 12 नफूस थे, जिनमें से मोतीलाल और प्रताप अधिकारी STF के एक मुहाफिज की निगरानी में थे। 2 औरतों को छोड़कर भी हमारी फाल नफरी 7 अफराद पर मुश्तमिल थी। अव्वल खान और इसके 2 आदमी जहांगीर और इसका चौकीदार रेशम खान, मैं और सुल्तान शाह, हम सातों ही पुरअसरार कार सवारों को घेरने के लिए कुछ न कुछ कर सकते थे। मैं सुल्तान शाह और रेशम खान को लेकर अकब से इन्हें घेरने की कोशिश करता हूँ। मैंने तजवीज पेश की, तुम लोग दूरबीन से इन पर निगाह रखो, अगर वो कुत्ते की तलाश में फैक्ट्री की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो इधर भी इनकी राह रोकी जा सकती है। नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे, अव्वल खान ने मेरी तरफ घूमकर फैसला कुन लहजे में कहा। इसने दूरबीन अपनी आंखों से हटाकर बाएं हाथ में थामी हुई थी। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कितने गंभीर खतरात में गिरे हुए हो सकता है कि नामालूम कार सवार तुम्हारी ही तलाश में इधर आए हों। ये और भी बेहतर होगा, मैं इन्हें पहचान कर इनके शायाने शान कार्रवाई कर सकूंगा। हो सकता है कि इन्हें यहाँ लाने के बजाय बाहर ही गोली मार देना मुनासिब हो। मैंने इसरार किया, नहीं, इनके चेहरों पर कपड़ा बांधकर इन्हें यहाँ लाया जाना चाहिए। अव्वल खान अपनी बात पर अड़ा रहा। बाहर एक पालतू कुत्ते के साथ 2 आदमियों की लाशें बेयाक वक्त दरियाफ्त होंगी तो ये पूरा इलाका पुलिस की नजरों में आ जाएगा। तुमने यहाँ रुपोश रहने की जो हिकमत अमली अपनाई है वो भी नाकाम हो सकती है। हमारे पास ज्यादा बहस का वक्त नहीं था। अव्वल खान जो कुछ कह रहा था इसमें काफी वजन था। मैंने मजीद कोई एतराज किए बगैर खामोशी इख्तियार कर ली। तुम सुल्तान शाह और रेशम खान के साथ जाओ, अव्वल खान ने अपने बशीर नामी मातहत से मुखातब होकर कहा। ज्यादा रैकी की जरूरत नहीं, घेरो पकड़ो, बेबस करो और ब्लाइंड फोल्ड करके यहाँ ले आओ। इन्हें मुगालते में डालने के लिए 5-7 मिनट तक लंबी सड़क पर और चंद गलियों में गाड़ी दौड़ाते रहना ताकि इन्हें अंदाजा न हो सके कि इन्हें किसी करीबी इमारत या फैक्ट्री में लाया गया है। एहतियातन जहांगीर को भी साथ ले लो। बशीर वो हदायत सुनते ही जीनों की तरफ मुड़ गया। इसके हाथ में भरी हुई राइफल मौजूद थी, शाने से कारतूसों की पेटी झूल रही थी और बेल्ट होल्स्टर में इसका रिवाल्वर मौजूद था। हम दोनों निहत्ते ही जाएंगे? जहांगीर ने अहमकाना अंदाज में पूछा। रेशम खान आगे जा चुका था। नीचे हथियारों से भरी हुई पेटी मौजूद है। सुल्तान शाह इसे बाजू से पकड़कर तकरीबन खींचते हुए बोला, इसमें से जरूरत की चीजें ले लेना, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। तो तीनों जीनों में उतरते हुए गायब हो गए तो वीरा एहतजाई हंसी के साथ बोली, जहांगीर भी अजीबोगरीब आदमी है। कभी कभी तो यकीन नहीं आता कि ये शी का कोई अहम कारकुन रहा होगा। दिन रात मौत से लड़ने वाला शख्स इस वक्त निहत्था होने से डर रहा था। डर नहीं रहा था, बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए किसी बारूदी सहारे की तलाश में था। गजाला ने जहांगीर की तरफ से सफाई पेश की। वो डरने वाला होता तो अब से बहुत पहले दहशतज़दा होकर डैनी की दोस्ती से तायब हो चुका होता। वो बदतरीन मुसाइब सह कर भी डैनी की दोस्ती का दम भरता है। इसकी बात सतही बातों से दूर रस नताइज अखज मत किया करो। मैं अव्वल खान से दूरबीन लेकर दोबारा मुश्तबा कार के मुशाहदे में मसरूफ हो गया था, मगर मेरे कान इन दोनों औरतों की तकरार पर मरकूज थे। वीरा कह रही थी वो बहुत पहले डैनी की दोस्ती से दस्तबरदार हो गया होता। डैनी इसकी जान को कंबल बनकर चिमट गया है। जहांगीर कंबल से अपनी जान छुड़ानी चाहता है, लेकिन कंबल इसे छोड़ने पर आमादा नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी मुसीबत है। तुम गलत कह रही हो, गजाला ने तुरशी से जवाब दिया। डैनी ने कभी खुद को इस पर मुसल्लत नहीं किया। मैंने कब ये इल्जाम लगाया कि डैनी इसके सर पर सवार रहता है? फिर कंबल की मिसाल से तुम्हारा क्या मतलब था? गजाला की आवाज तहय्यरज़दा थी। जहांगीर जानता है कि वो डैनी से दोस्ती रखे या न रखे, खुद को इसके दुश्मनों की निगाहों से पोशीदा नहीं रख सकेगा। कोई भी इन दोनों में इख्तलाफात की कहानी को तस्लीम नहीं करेगा। डैनी से मिलते रहने में जहांगीर का ये फायदा है कि बुरे वक्त में डैनी हमेशा इसकी मदद को पहुंच जाता है। तुम्हारी ये बात काबिल फहम है, लेकिन इसके लिए कंबल वाली मिसाल कतई गलत है। कंबल वाली मिसाल मैं सोचे समझे बगैर इस्तेमाल कर बैठी थी। इसका पस मंजर क्या है? एक देहाती दरिया में काले रंग का रोएदार कंबल बहता हुआ देखकर दरिया में कूद पड़ा और अपनी दानिश्त में कंबल तक पहुंच गया, मगर फिर वो कंबल समेत किनारे की तरफ आने की बजाय मंझदार की तरफ बढ़ने लगा तो साथियों ने शोर मचाया कि अगर पानी तेज है तो कंबल को छोड़ दो और किनारे की तरफ आओ। इस वक्त रीछ की वहशियाना गिरफ्त में फंसे हुए देहाती ने यह तारीखी जुमला कहा था कि मैंने तो कंबल को छोड़ दिया है मगर कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। बाद में ये जुमला अदब में शामिल होकर ज़रबुल मिसल बन गया। लेकिन कंबल में रीछ कहाँ से आ गया? वीरा ने हैरत से पूछा। तुम इस मामले में अभी तक कोड़ मगज हो। अरे वो कंबल नहीं था, खतरनाक रीछ सतह आब से नीचे तैर रहा था। देहाती इसी की खाल और बालों को कंबल
समझकर फिदा हो बैठा था। वो करीब पहुंचा तो रीछ ने इसे पकड़ लिया और यूं उर्दू जुबान को एक शानदार मुहावरा मिल गया। वो देहाती बेचारा तो मारा गया होगा। वीरा ने हमदर्दाना लहजे में अपनी तशवीश जाहिर की। अदबी तारीख में इसके अंजाम का कोई सुराग नहीं मिलता। अदबी मुहक्कक अपना मकसद हासिल करने के बाद गैर जरूरी खेड़ों में नहीं उलझते। इन दोनों में से एक न एक का अंजाम जरूर इबरतनाक हुआ होगा। वो दोनों हेवले अब बाहर नजर नहीं आ रहे थे। मैंने दूरबीन से लगी हुई अपनी आंखों पर जोर देते हुए कहा, वो शायद गाड़ी में बैठ चुके हैं। मुश्तबा गाड़ी फैक्ट्री से तकरीबन शुमाल में है। बशीर वगैरह जनूब की तरफ से चक्कर काट कर ऊपर पहुंचेंगे। दुआ करो कि इनके पहुंचने तक वो वहीं रुके रहे। अव्वल खान ने इज़्तिरारी लहजे में बोला। कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने दूरबीन अव्वल खान को लौटाते हुए कहा, मैं दोनों औरतों के साथ गेट पर जा रहा हूँ। वो इधर आए तो मजबूरन इन्हें यहीं घेरना पड़ेगा। हम छत पर से भी इन पर फायर कर सकते हैं। अव्वल खान ने कहा, मैं फायरिंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ते पर होने वाले फायर पर दूसरी फैक्ट्रियों के कारकुन चौंक कर रह गए होंगे। इन्हें फायर की सिमत का अंदाजा नहीं होगा। मजीद गोलियां चली तो ये फैक्ट्री हर शख्स की नजरों में आ जाएगी और हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो क्या तुम इन्हें गुलेल मारकर रुकने पर मजबूर करोगे? अव्वल खान ने बेअतबारी से पूछा। इस संती इलाके में अगर एक मकूल मर्द दो खूबसूरत खवातीन के साथ किसी से लिफ्ट का तलबगार हो तो इसे लिफ्ट मिल जानी चाहिए। वो गाड़ी रोकेंगे और मारे जाएंगे। अव्वल खान ने तायदी अंदाज में हाथ हिलाया और हम तीनों तेजी से जीने उतरते चले गए। जहांगीर के दफ्तर में STF वालों का लाया हुआ वो 24 संदूक मौजूद था, जिसमें खुदकार आतिशी हथियारों के साथ भारी मिकदार में फाजल मैगजीन वगैरह भी मौजूद था। हम इस 24 संदूक में से अपने मतलब के मैगजीन और हथियारों का इंतखाब कर ही रहे थे कि अचानक रेशम खान की आवाज ने हम तीनों को बुरी तरह चौंका दिया। साहब, ऊपर सब खैरियत है ना? वो बराई हुई आवाज में पूछ रहा था। मैं तेजी से पलटा तो वो दफ्तर के दरवाजे में अपनी राइफल समेत खड़ा हुआ था। क्या बात है, तुम जहांगीर के साथ क्यों नहीं गए? मैंने कदरे तुर्शी से पूछा। वो इज़्तिरारी अंदाज में अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ाया और बेचारगी से बोला, हम बहुत बोला मगर साहब नाराज हो गया। वो बोलता था कि फैक्ट्री का गेट खाली रह जाएगा। हम एक कोने में अंधेरे में छुपा बैठा था। इधर खटपट का आवाज सुनकर आया। जहांगीर ने इसे छोड़कर वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया था। अगर रेशम खान भी इन लोगों के साथ चला जाता तो अंदर से गेट कौन बंद करता? और अगर गेट को बगैर बुलेट किए छोड़ दिया जाता तो हमारा कोई भी हरीफ निहायत खामोशी से अंदर दाखिल होकर इस वसीओ अरीज अहाते में कहीं भी छुप सकता था। मैंने रेशम खान को फौरन ही फाटक पर वापस भेज दिया। मेरे पास बीम गन पहले से मौजूद थी। हम तीनों ने संदूक से 3 रिवाल्वर निकालकर तेजी से लोड किए और इन्हें अपने लिबासों में छुपाकर दफ्तर की इमारत से बाहर निकल आए। इस वक्त रेशम खान दुश्मन पर झपट पड़ने वाले अंदाज में अपनी राइफल थामे बंद आहनी फाटक के सामने टहल रहा था। इसका दाहिना हाथ राइफल के 24 कुंदे पर था। शहादत की उंगली ट्रैगर पर थी और बायां हाथ हौलनाक आहनी नाल को सहारे हुए था। साहब, तुम सब किधर जाता है? हम तीनों को गेट की तरफ बढ़ते हुए देखकर रेशम खान बेचैन हो गया। जब तक दुश्मन काबू में नहीं आ जाता बाहर जाना खतरनाक होगा। फिक्र मत करो, मैंने नरमी से कहा। हम यहाँ से दूर नहीं जा रहे। वो लोग इधर आए तो हम इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम दरवाजा बुलेट किए बगैर यहीं तैयार रहना। हमने जरा सा भी खतरा महसूस किया तो तेजी से अंदर लौट आएंगे। हम फाटक की जैली खिड़की खुलवाकर खामोशी से बाहर निकल गए। जहांगीर की फैक्ट्री के सामने कोलतार की पुख्ता सड़क मौजूद थी। इस पर बिजली के 2 रवैया खंबे लगे हुए थे, जिन पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद थी, लेकिन मामूल के मुताबिक चंद के सिवा तमाम ही रोशनियां बंद थी और मजमूई तौर पर वो सड़क खासे अंधेरे में डूबी हुई थी। जलने वाले इक्का दुक्का कमकमों की यरकान ज़दा रोशनी गर्दो पेश के घूर अंधेरे से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फैक्ट्री के अहाते से बाहर निकलने के बाद हम तीनों चंद सानियों तक बाहर रुककर गर्दोपेश का जायजा लेते रहे। फिर अचानक गजाला एक सिमत में हाथ उठाकर बेसाख्ता बोल पड़ी, वो रहा, आओ पहले इसे ही देखते हैं। मेरी नजरें इसकी बताई हुई सिमत में घूम गई। वहाँ नीम तारीकी में किसी जसीम चौपाए का बेहिस्सो हरकत वजूद एक तारीख दब्बे की सूरत में पड़ा हुआ था। हम तीनों तेज तेज कदमों से इसी तरफ होलिये और कादावर कुत्ते का साकत जिस्म लम्हा बे लम्हा वाज़े तर होता चला गया। बज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि जैसे वो राइफल की गोली खाकर जहन्नम वासल हो चुका हो, लेकिन जो ही हम इसके करीब पहुंचे तो इसने एक मजरूह सी गुराहट के साथ अपना सर जमीन से उठाया, मगर नकाहत के बाद दोबारा सर जमीन पर ही डाल दिया। अलबत्ता इसकी गुस्सीली और दबी दबी गुराहटों का सिलसिला जारी रहा। साफ नजर आ रहा था
था कि हम तीनों में से किसी के वजूद की बू ने इस तरबियत याफ्ता जानवर को हैजान और इश्तियाल में मुब्तला किया हुआ था। इसे मेरी या तुम्हारी बू पर सुधाकर इधर भेजा गया है। वीरापुर तशवीश लहजे में बोली, इसका मतलब है कि इस कुत्ते का मालिक जहांगीर की फैक्ट्री के वजूद से बाखबर है, लेकिन इसे फैक्ट्री का सही पता मालूम नहीं है। गजाला ने इसकी बात पूरी होने से पहले लुकमा दिया। इसे मुकम्मल मालूमात हासिल होती तो वो कुत्ते का सहारा लेने के बजाय मुसल्लह आदमियों की भारी नफरी के साथ हमें घेरने की कोशिश करता। मैं खुद भी वही कुछ सोच रहा था जो इन दोनों के जहनों में था। अमेरिकन कौंसल खाने वाले हमारे हाथों इतनी बुरी तरह मार खा चुके थे कि इनकी तरफ से ऐसी किसी पेशरफ्त की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अपनी ताकत और बेपनाह रसूख के गुमांड में इन्होंने शी के नए सरबराह जिम क्लार्क को गंवा दिया था। फिर CIA के 2 सफेद फार्म अफसर भी जहांगीर के घर के एतराफ में मारे जा चुके थे। इन्होंने बख्तरबंद गाड़ी की मदद से जहरीली दवाओं का स्प्रे करके हमें फ्लैट में जिंदा दरगोर करने का जो मंसूबा बनाया था वो भी बुरी तरह खाक में मिल चुका था। पे दर पे इतनी नाकामियों के बाद इनकी तरफ से किसी जवाबी वार की तवक्को नहीं की जा सकती थी। हमारे दूसरे हरीफ वो थे जो बार बार की कोशिशों के बावजूद हमें कोई काबिल जिक्र नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके थे। इनमें से मोतीलाल और प्रताप अधिकारी हमारी तहवील में थे। इन लोगों की तरफ से ये इत्मीनान भी था कि इन्हें जहांगीर की फैक्ट्री के बारे में इल्म नहीं था। इस वक्त मैदान में वही दोनों पार्टियां हमारे फाल हरीफ थी। मकाओ के डॉन क्वांग फू के फितने की सरकोबी की जा चुकी थी। मदर माफिया की मुकामी शाख को निहायत बेरहमी से नीस्तो नाबूद किया जा चुका था। शी का शराजा अमलन बिखर चुका था और वो आला तरीन सतह पर HD नॉर्मन के कौंसल खाने तक महदूद होकर रह गई थी। मेरे क्यास के मुताबिक हमारे खिलाफ बस एक ही मुहाज बाकी रह गया था जिस पर हम भरपूर तवज्जो नहीं दे सके थे, और वो मुहाज पाकिस्तान के अजली दुश्मन नस्ल परस्त यहूदियों का खोला हुआ था। इस मुहाज की कमान न्यूयॉर्क में बैठे हुए मुतासब अरबपति यहूदी रास अलमेडा के पास थी। पाकिस्तान की बुनियाद में कारी वार करने के लिए इसने अपनी तिजोरियों के दाने खोले हुए थे। इस जंग में वो हम 3 अहम मोहरे पिटवा चुका था। पहले जफर के बहरूप में छुपा हुआ अल्बर्टो वेलिसा मारा गया। फिर पॉल एथरटन और कर्नल जेसी जोन्स के बेटे बिल जोन्स की बारी आई, मगर रास अलमेडा और इसकी डेविड स्टार्स नामी तंजीम ने हार नहीं मानी थी। चीखा सराय से पेशावर के सफर के दौरान में हमें इत्तफाकन इल्म हो चुका था कि एलन और पीटर नामी 2 फ्रीलांस मुखबर $20,000 के मुआवजे पर पाकिस्तान में हमारी तलाश पर मामूर किए जा चुके थे। मैंने लम्हा बार में इन सब जुजियात पर गौर किया। फिर निगाहें इस सिमत में जमा दी जिधर मुश्तबा कार देखी गई थी, लेकिन तारीकी और फासला ज्यादा होने के बायस मैं कुछ भी देखने में कामयाब नहीं हो सका। हमारे करीब पड़े हुए कुत्ते की हालत बहुत खराब थी। राइफल की गोली इसके पेट में घुसकर चकराती हुई दूसरी तरफ से निकल गई थी, जिसके नतीजे में कुत्ते के पेट की सारी आलाइशें तकरीबन बाहर निकल आई थी। लेकिन इतना कारी जख्म खाने के बावजूद वो सख्त जान कुत्ता न सिर्फ जिंदा था बल्कि अपने हदफ की बू पाकर धीमे धीमे घुराए जा रहा था। इसे गोली मारकर ठंडा ही क्यों न कर दें, गजाला ने धीमे से कहा। गैर जरूरी तौर पर फायर करने की जरूरत नहीं, मैंने सख्ती से इसे मना कर दिया। फायर के धमाके से कुर्बो जवार के लोग चौंक पड़ेंगे। अभी चंद मिनट पहले भी तो कुत्ते पर राइफल से गोली चलाई गई थी, गजाला ने एहतियात किया। वो फायर छत पर से किया गया था, बुलंदी से खुली हुई फजा में चलाई जाने वाली गोली की सिमत का अंदाजा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, यहाँ फायर की आवाज इमारतों के दरमियान गूंजेगी और हम नजरों में आ जाएंगे। ये कुत्ता वैसे भी मर रहा है, गोली जाया किए बगैर थोड़ी देर में दम तोड़ देगा। मुझे इस कार की झलक तक नजर नहीं आ रही। वीरा अपनी आंखों पर शायद जोर देते हुए बुड़बुड़ाई। मालूम होता है कि वो लोग खतरा बांप कर भाग निकले हैं। इसकी बात पूरी होते ही फजा में यके बाद दीगरे 2 फायरों की गूंज सुनाई दी। आवाजें वाज़े तौर पर इसी सिमत से आई थी जिधर मुश्तबा कार देखी गई थी। मालूम होता है कि सुल्तान शाह वगैरह का इनसे टकराव हो गया है, गजाला बोली। 2 फायरों के बाद अचानक कोई खुदकार राइफल चल पड़ी। तड़ तड़ की आवाजों के साथ फायरिंग होती रही। इस दौरान में पिस्तौल या रिवाल्वर के भी मुतअद्दिद फायर हुए। फिर शायद मैगजीन खाली होने पर खुदकार राइफल यक बयक खामोश हो गई। वो शायद इत्तेफाक था कि इसी वक्त पिस्तौल या रिवाल्वर की आवाज भी थम गई और चंद लम्हों के लिए नीम तारीख फजा पर भयानक असेबी सुकूत तारी हो गया। मगर वो सुकूत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सका। एक मरतबा फिर गोलियां चलने लगी। इस बार भी इब्तदा पिस्तौल वगैरह की फायरिंग से हुई थी, जिसके जवाब में
यक वक्त मुतअद्दिद सब मशीन गने गुनगुनाने लगी। मुझे स्पेशल टास्क फोर्स वालों की तैयारियों का बखूबी अंदाजा था, इसलिए मुझे ये समझने में दुश्वारी नहीं हुई कि खुदकार राइफलों या सब मशीन गनों का इस्तेमाल वही लोग कर रहे थे, जबकि इनके हरीफों के पास कम तर दर्जे के आतिशी हथियार थे। मेरे वजूद पर इज़्तिराब तारी होने लगा। करीब ही मार का छिड़ा हुआ था, मगर मैं इसमें हिस्सा लेने की पोजीशन में नहीं था। मालूम होता है कि वो लोग निकल भागने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाला फायरिंग की आवाजों से अंदाजा लगाकर बोली, खुदा करे कि ये लोग निकलने में कामयाब न हो सके, पता तो चले कि यहाँ तक आने वाले कौन लोग हैं और इनके क्या अज़ाइम हैं। तुम्हारे इन दोनों सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। वीरा बोली। क्या? इसने इसके पूरे एतमाद लहजे ने गजाला को बेसाख्ता इस्तफसार पर मजबूर कर दिया। वो हमारे दुश्मन है और हमें ठिकाने लगाने के इरादे से आए हैं। कुछ पता नहीं चलता कि तुम किस वक्त संजीदा होती हो। गजाला चिल्लाकर बोली, दुश्मनों में से किसी की भी गोली मेरे सर में पेवस्त हो गई तो फौरन संजीदा हो जाऊंगी। जब तक सांस की लड़ी चल रही है ऐसा होना नामुमकिन है। गजाला जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाकर रह गई। इस वक्त हम लोग सुस्त रफ्तार से इसी तरफ बढ़ रहे थे जहाँ मुश्तबा कार देखी गई थी, लेकिन मैं फायरिंग की आवाजों पर कान जमाकर ये महसूस कर रहा था कि वो आवाजें गैर महसूस अंदाज में रफ्ता रफ्ता दूर होती जा रही थी। मैं वापसी के लिए पलट पड़ा। आगे रास्ता मसदूद होने की सूरत में वो लोग किसी भी सिमत में निकल सकते थे। अगर वो इसी तरफ आ जाते तो हम इनकी अंधाधुंध फायरिंग की ज़द में आ सकते थे। इसलिए बेहतर यही था कि हम जल्द अज जल्द फैक्ट्री में दाखिल हो जाएं। हमारा फैक्ट्री के अहाते से बाहर आना बिल्कुल बेमकसद रहा था। इतना जरूर हुआ था कि हमने तरबियत याफ्ता कुत्ते को पहले लबे मर्ग और वापसी पर बेजान देख लिया था। फैक्ट्री के आहनी फाटक के पीछे रेशम खान सख्त इज़्तिराब के आलम में हमारा मुंतजर था। इसने कदमों की चाप सुनते ही जैली खिड़की खोलकर हमें रास्ता दिया और हमारे अंदर पहुंचते ही इस खिड़की को अंदर से बुलेट कर दिया। मैंने छत पर जाने की बजाय वहीं चारपाई संभाल ली। वीरा ने सिगरेट सुलगाने के बाद मेरे साथ बहस शुरू कर दी। वो हमारी पार्टी के वापस आने से पहले कोई नतीजा अखज करने के लिए बेचैन थी। मेरे पास भी इस वक्त इंतजार करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं था, इसलिए मैं सरगर्मी से इसके सवालात के जवाबात देने लगा। थोड़ी देर बाद फायरिंग का शोर बिल्कुल मौकूफ हो गया। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि दुश्मन को मार लिया गया था या वो फरार होने में कामयाब हो गया था। थोड़ी देर बाद सुल्तान शाह और जहांगीर भी वापस आ पहुंचे। इनकी गाड़ी बशीर चला रहा था। इन तीनों ही के चेहरे उतरे हुए थे। बदकिस्मती की वजह से हमें बेनीलो मराम वापस लौटना पड़ा, वरना वो दोनों बचकर निकल नहीं सकते थे। जहांगीर ने गाड़ी से उतरते ही शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, अपनी नाअहलियों का सारा बोझ हम किस्मत पर डालकर बरियल जिम्मा हो जाते हैं। वीरा आसमान की तरफ देखते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोली, मेरी तरफ देखकर बात करो। जहांगीर चिल्लाकर बोला, आसमान की तरफ मुंह करके क्या बुड़बुड़ा रही हो? अगली मर्तबा दुश्मन से मुकाबला करने से पहले हम किसी रमाल या निजूमी से रजू करेंगे ताकि ऐन वक्त पर तुम्हारी किस्मत की किसी रकीब की तरह दगा न दे सके। वीरा संजीदगी से बोली, तुम ज्यादती कर रही हो। इस बार जहांगीर के बजाय सुल्तान शाह ने बर्राई हुई आवाज में एहतजाज किया। वो बुरी तरह बुखला गए थे और अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। अगर हमारी गाड़ी का पिछला टायर ब्रस्ट न हुआ होता तो हम इनके सरों पर पहुंच गए होते। इनकी गाड़ी तेज हचकोले लेती हुई अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन हम में से किसी ने इसके टायरों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। सुल्तान शाह की निशानदही पर मैंने गाड़ी पर निगाह डाली तो इसका पिछला बायां टायर सरे से गायब था और गाड़ी आहनी रिम पर चलती हुई वहां तक पहुंची थी। तो क्या वो तुम्हारा फटा हुआ टायर भी छीन कर ले गए? वीरा ने आहनी रिम पर एक निगाह डालकर चुभती हुई आवाज में पूछा। हैरत है कि वो तुम्हें छोड़ गए। इसका तुखातब जहांगीर से था। फजूल बातें मत करो। सुल्तान शाह ने इसे झाड़ दिया। इनकी एक भटकी हुई गोली ने टायर फाड़ दिया था। इसी टायर पर गाड़ी चलाते रहने के नतीजे में टायर और ट्यूब के टुकड़े उड़ गए। वो निकल जरूर गए, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इस गाड़ी में मौजूद था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।